घर में घुसी ईडी, 160 करोड़ की संपत्ति जब्त। अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर, बड़े नेता भी फंसे। पश्चिम बंगाल से लेकर कई जगह ईडी ने छापा मारा, करोड़ों का घोटाला हुआ और फिर ऐसे लोगों का ईडी ने कॉलर पकड़ा, एफआईआर हुई और करोड़ों की जब्ती। और तो और ईडी के हाथ उन रसूखदार नेताओं तक भी पहुंचे जो करोड़ों खा गए और डेकार तक नहीं मारी। और अब जब कच्चा चिट्ठा खुला तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। आज हम आपको ठगी और घोटाले के बारे में बताएंगे, जिसका कच्चा चिट्ठा खुला तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निश्चित दुबे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध वसूली, जमीन कब्जा, भर्ती घोटाले और अंतर्राष्ट्रीय हवाला नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है। बीते कुछ दिनों में राज्य के अलग अलग मामलों में छापेमारी, संपत्ति अटैचमेंट, समन जारी करने और चार्जशीट दाखिल करने जैसे कई बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इन कार्रवाइयों में राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों, कारोबारियों और कथित अपराध सिंडिकेट से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। 2 अप्रैल को ईडी ने देश के कई शहरों हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा और रांची में एक साथ 11 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी आईपैक के दफ्तरों, उसके डायरेक्टर्स के घरों और उससे जुड़ी कंपनियों के ऑफिस पर मारे गए। जांच के दौरान ईडी को ऐसे दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और घरेलू ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाला नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। और एक बार फिर छापेमारी कार्रवाई की गई। चलिए अब बात उस ठगी की भी जिसकी चर्चा इस वक्त काफी हो रही है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसका यूज जरूर करिए, लेकिन डिजिटल अरेस्ट मत हो जाइएगा, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां करोड़ों की ठगी हो रही है। और ऐसा ही एक मामला झारखंड से सामने आया है। झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच टीम ने डिजिटल अरेस्ट में शामिल एक साइबर अपराधी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी ने खुद को ईडी ऑफिसर बताकर पीड़ित से 10 लाख रुपए की ठगी की थी। सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के मुताबिक मामला झारखंड के एक पीड़ित से संबंधित है, जिसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर शिकार बनाया गया था। ठगों ने खुद को ईडी ऑफिसर बताकर पीड़ित को डराया, उससे अलग अलग बैंक अकाउंट में तकरीबन 10 लाख से अधिक रुपया ट्रांसफर करवा लिए। और इस मामले में शामिल एक पॉइंट ऑफ सेल एजेंट सिम विक्रेता सूरज कुमार चौधरी को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा कांड में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड फर्जी तरीके से उपलब्ध कराए गए थे, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी करने के लिए किया था। इस गिरोह के दूसरे सदस्यों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच चल रही है। जानकारी ही एकमात्र बचाव। सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट में शामिल अपराधी की गिरफ्तारी के बाद बताया कि इस तरह से साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने नीचे दी गई गाइडलाइंस भी जारी की है, जिससे लोग डिजिटल अरेस्ट होने से बच सकते हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। कोई भी एजेंसी कॉल पर पैसे की मांग नहीं करती, ना ही किसी का डिजिटल अरेस्ट करती है। अज्ञात कॉलर्स द्वारा दबाव डालने पर पैसे ट्रांसफर ना करें। किसी भी साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर दे या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। चलिए, ये बात हुई ठगी की, लेकिन अब बात उस बड़े घोटाले की जो आम जनता के साथ हुए धोखे से जुड़ा हुआ है। यानी बात होगी यूपी की मुरादाबाद के मायानगर घोटाला की। मायानगर आवास समिति घोटाला अब सिर्फ अनियमितता नहीं बल्कि आर्थिक जालसाजी के रूप में सामने आ रहा है। करोड़ों रुपए की इस लूट में सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगा है जिन्हें आज तक न फ्लैट मिला, न जमीन, और फर्जी सदस्य बनकर शहर के कई रसूखदार लोगों ने भी मोटा निवेश कर अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन मामला खुलने से उनका सपना भी टूटता नजर आ रहा है। ताजा ऑडिट में जो खुलासा हुआ है वो पूरे सहकारी सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। करीब 1.5 महीने से चल रहे ऑडिट के दौरान 44 ऐसे लोगों की पहचान हुई है। मायानगर सहकारी आवास समिति घोटाला महज जमीन की हेराफेरी नहीं बल्कि सत्ता, रिश्तेदारी और सहकारी व्यवस्था की लूट का जीता जागता उदाहरण है। समिति जिम्मेदार रहे कांग्रेस नेता ने अपने ही भतीजे को सचिव बनवाकर
करोड़ों रुपए की संपत्तियों का खेल किया। एक ही परिवार के 2 लोगों के शीर्ष पदों पर रहते हुए समिति की जमीन को निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया गया और करोड़ों का खेल किया गया। 20 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और ये खेल इतना ही पुराना है। इतने वक्त में बच्चे जवान हो गए, नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन माया नगर सहकारी आवास समिति लिमिटेड के 254 सदस्यों को आज भी वह छत नसीब नहीं हुई जिसके सपने दिखाकर उन्हें सदस्यता दी गई थी। बुध बिहार में विनायक अपार्टमेंट के नाम से खड़े टावर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि घर बने जरूर, लेकिन जिनके लिए बने थे वे आज भी दर दर भटक रहे हैं। माया नगर सहकारी आवास समिति के तहत विनायक अपार्टमेंट में 254 सदस्यों ने फ्लैट बुक कराए थे। नियम के मुताबिक हर सदस्य को एक फ्लैट मिलना है, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक महज 77 फ्लैट ही पूरे हो पाए हैं। इनमें से भी कुछ ऐसे लोगों के नाम दर्ज हो गए हैं जिनका समिति से कोई वास्ता तक नहीं है। बाकी सदस्य आज भी किराए के मकानों, रिश्तेदारों के यहाँ या अधूरे वादों के सहारे जीवन काट रहे हैं। रसूखदारों को बेचे गए फ्लैट। जांच में सामने आया है कि सदस्यों के घर का सपना तोड़कर शहर की नामचीन हस्तियों, रसूखदारों, बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों को फ्लैट बेचे गए। कई ऐसे नाम भी जांच के दायरे में आए हैं जिनकी ना तो समिति की सदस्यता थी और ना ही उनका कोई कानूनी हक फ्लैट लेने का था। बुध बिहार में युद्ध स्मारक के पास विनायक अपार्टमेंट में एक ऐसा बहुमंजिला टावर खड़ा है, दूसरा उसके बगल में बन रहा है। एक टावर में फिनिशिंग और बिजली का काम चल रहा है। सवाल यह है कि जब 20 साल में काम पूरा नहीं हो सका तो आखिर पैसा गया कहां? जांच का जवाब चौंकाने वाला है कि कुछ फ्लैट 10-10 बार तक बेचे गए हैं। माया नगर सहकारी आवास समिति का गठन का घोषित उद्देश्य था कि अपने सदस्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराना, भवन निर्माण कराना और उन्हें आवासीय सुविधा देना, लेकिन यही समिति धीरे धीरे लूट, जालसाजी और सत्ता साठगांठ का केंद्र बन गई। माया नगर सहकारी आवास समिति लिमिटेड का गठन 3 जनवरी 1975 को किया गया था। समिति को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से निबंधन संख्या 3147 के तहत पंजीकृत किया गया। गठन के समय समिति का उद्देश्य स्पष्ट था कि अपने सदस्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराना, भवन निर्माण कराना और उन्हें किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना। जांच में यह सामने आया कि समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता फूल कुंवर लगभग 30 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे। पूर्व सचिव और सभापति अजय दुबे भी लंबे समय तक समिति के संचालन में प्रभावी भूमिका में रहे और इस दौरान शाहपुर, टिगरी और लकड़ी फाजलपुर जैसी योजनाओं में सैकड़ों सदस्य जोड़े गए, लेकिन जमीन और मकान कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रह गए और करोड़ों का खेल हुआ। इतना ही नहीं, फर्जी और अनरजिस्टर्ड वसीयतें दिखाई गई, बायनामों में नाम, पिता का नाम और गाटा संख्या बदली गई, चौहद्दी बदलकर जमीन की पहचान ही बदली। करीब 15 भूखंड ऐसे पाए गए जिनकी रजिस्ट्री मूल सदस्यों के नाम थी, लेकिन कब्जा रसूखदारों, प्रॉपर्टी डीलरों और बाहरी लोगों को दिला दिया गया। यह सब कुछ आर्थिक लालच और सांठगांठ के जरिए हुआ और करोड़ों अपनी जेब में डाला गया। चलिए बात अब उस बड़े फ्रॉड की भी करते हैं जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। हरियाणा के पंचकुला नगर निगम में 160 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के गबन का मामला सामने आया है। आरोप कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगा है। जानकारी के मुताबिक पंचकुला नगर निगम ने अलग अलग समय पर बैंक में कुल 160 करोड़ रुपए एफडी के रूप में जमा कराए थे। आरोप है कि बैंक के अधिकारियों ने फर्जी खाते खोलकर ये सारी रकम उनमें ट्रांसफर कर ली और नगर निगम को केवल कागजी दस्तावेज और फर्जी स्टेटमेंट थमा दिए। मामला तब खुला जब निगम ने 58 करोड़ रुपए की एक एफडी की मैच्योरिटी राशि अपने खाते में मंगवाई। तब बैंक ने पहले तो ट्रांसफर होने का स्टेटमेंट दिया, लेकिन असल में पैसा निगम के खाते में नहीं पहुंचा। बाद में जांच में पता चला कि बैंक द्वारा दी गई लगभग सभी एफडी जाली थी और असल खातों में कोई राशि जमा ही नहीं थी। यह घटना हाल ही में आईडीएफ फर्स्ट बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद आई है। दोनों मामलों में सरकारी विभाग की जमा राशि से छेड़छाड़ का आरोप है और इस घटना से निजी बैंकों में पैसा जमा करने वाले आम लोगों में चिंता बढ़ गई है। लोग अब अपनी एफडी और बचत खातों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। स्पेशलिस्ट का कहना है कि सरकारी विभागों को भी अपनी जमा राशि की नियमित जांच करनी चाहिए और केवल विश्वसनीय बैंकों के साथ ही लेन देन करनी चाहिए। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।